हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो हमारा कल का बचा हुआ टॉपिक था, जो रूलर्स कल के बच गए थे, वो हम आज देख लेंगे। इसीलिए आज हम थोड़ा पहले से थोड़ा प्रीवियसली स्टार्ट करेंगे। हम वाकाटक डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे और रोज़ हम दो दो रूलर्स भी कवर करेंगे ना, तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दो दो डायनेस्टीज़ भी कवर करेंगे ना, तो भी हमारा आराम से हो जाएगा। तो हम वाकाटक डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी हम आज कवर करेंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, वाकाटक डायनेस्टी इमर्ज्ड इन साउथ। हमने कल देखा था कि जब साउथ में सातवाहन डायनेस्टी का जब पतन हुआ, उसी समय एक नए राज्यवंश जो कि वाकाटक डायनेस्टी थी, उसका उदय होता है, जिसका कैपिटल क्या था? नंदीवर्धन था। अभी प्रेजेंट समय पे वो नागपुर एरिया है, महाराष्ट्र में ही है। नंदीवर्धन कहाँ था? महाराष्ट्र में था और अभी का वो नागपुर एरिया है। ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहे थे कि ये ओरछा वाला एरिया इसका ओरिजिन था वाकाटक डायनेस्टी का। ठीक है। और ओरछा नारायणपुर में है। फिर हम उसके मेजर रूलर्स देख रहे थे। हमने पहला रूलर कौन देखा था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति कौन था? इस वंश का संस्थापक था। संस्थापक यानी कि वाकाटक डायनेस्टी का फाउंडर था। फिर हम इसके सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी जो कि था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम, उसको हमने देखा। तो ये विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था। इसने अपने आप को सम्राट की उपाधि दे रखी थी। ठीक है। और ये वाकाटक डायनेस्टी का पहला रूलर था जिसके पास में सम्राट का टाइटल था। ठीक है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे और हमने कल डिटेल में जाना था कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अगर किसी को जानना हो तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है। बेसिकली शॉर्ट में बता देती हूँ कि किंग अपना पावर का शो ऑफ करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, अपनी पावर दिखाना चाहता था, इसलिए वो बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करवाया करता था। कोई भी राजवंश का राजा हो, वो करवाता था ताकि वो अपनी पावर्स का शो ऑफ कर सके। काइंड ऑफ शो ऑफ, मतलब शो ऑफ एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, मतलब पर ये भी एक रहेगा इसमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा थर्ड रूलर आएगा वो होगा प्रवरसेन का उत्तराधिकारी होगा। तो प्रवरसेन के 2 बेटे थे, एक गौतमी पुत्र और सर्वसेन, ये दोनों उसके पुत्र थे। और जो गौतमी पुत्र था, उसका बड़ा बेटा, वो प्रवरसेन के राज जब वो कर रहा था, मतलब जो उसका रूलिंग पीरियड था, उसी वक्त प्रवरसेन की मृत्यु हो जाती है। उस रूलिंग पीरियड में ही प्रवरसेन मर जाता है। तो प्रवरसेन की तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर आएगा, मतलब उसका बेटा ही आएगा, लेकिन वो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अगला जो उसका भाई था सर्वसेन, उसकी स्टोरी हम देखेंगे। प्रवरसेन का उत्तराधिकारी कौन हो? प्रवरसेन का उत्तराधिकारी बनता है वो गौतमी पुत्र का, यानी कि प्रवरसेन के बड़े बेटे का बेटा, यानी कि प्रवरसेन का पोता, वो बनता है प्रवरसेन का उत्तराधिकारी। प्रवरसेन प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनता है? रुद्रसेन प्रथम, जो कि उसका पोता रहता है, यानी कि ग्रैंडसन। ठीक है। और उसकी राजधानी रहती है नंदीवर्धन, और वहीं पे वो राज करता है नंदीवर्धन में, क्योंकि वाकाटक डायनेस्टी की तो राजधानी नंदीवर्धन ही थी, है ना।
तो सर्वसेन के बारे में अब देखते हैं, जो कि गौतमी पुत्र का भाई था, यानी कि प्रवरसेन का दूसरा बेटा। तो सर्वसेन को ये बात पसंद नहीं आती है और वो उस जगह से सोचता है कि मैं इस जगह से चले जाऊंगा। वो मतलब उस डायनेस्टी को छोड़ के नहीं, नंदीवर्धन को छोड़ के चला जाता है। नंदीवर्धन को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको उसका रुद्रसेन का सत्ता मानने से वो मना कर देता है। उसको सत्ता स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो चले जाता है। ये उसके जाने के पीछे का रीज़न था। और इसने अपना कैपिटल, अपना राजधानी वत्सगुल्म को बनाया, जो कि वाकाटक में ही एक था जगह जिसको उसने अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, अब देखते हैं रुद्रसेन के बारे में। रुद्रसेन 1, ये कौन हुआ? प्रवरसेन का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी। अब प्रवरसेन का जो उत्तराधिकारी हुआ रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम का उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम। ये जो रुद्रसेन था, इसी के रूलिंग पीरियड के समय जो समुद्रगुप्त थे वो साउथ एक्सपीडिशन में निकले थे, यानी कि साउथ विजय अभियान में, साउथ को जीतने के लिए। और समुद्रगुप्त के बारे में ही ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे योद्धा थे जो कभी नहीं हारे, है ना। वो अपनी ज़िंदगी का हर युद्ध जीते। अप्रॉक्सीमेटली 100 युद्ध तो वो जीते ही जीते। और उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन के बारे में जानते हो ना? नेपोलियन जो कभी भी नहीं हारा था, वो भी अपने लाइफ टाइम में हारा नहीं था नेपोलियन। तो वैसे ही समुद्रगुप्त को भी ये उपाधि दी गई है कि वो नेपोलियन ऑफ इंडिया है। तो इसी समय किसके शासनकाल में? रुद्रसेन प्रथम के शासनकाल में ही समुद्रगुप्त साउथ को जीतने यानी दक्षिण को जीतने निकले थे। अब वो निकले थे तो वो इधर से नॉर्थ इंडिया से तो होके गुजरे होंगे, और अपना छत्तीसगढ़ भी नॉर्थ में आता है। तो उस समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? जो ऊपर वाला पार्ट था, साउथ कौशल। ठीक है, यहाँ के राजा थे, रूलर थे महेंद्र। इनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। और इन्हीं को नहीं, जो बस्तर का राजा था व्याघ्रराज, ठीक है, व्याघ्रराज को भी समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। अब अगले रूलर के बारे में देखते हैं, जो कि होगा रुद्रसेन का बेटा पृथ्वीसेन। रुद्रसेन प्रथम का बेटा पृथ्वीसेन प्रथम। ये कौन था? सन ऑफ रुद्रसेन। ये बहुत ही पीस लविंग था और अपने युग का, अपने टाइम का युधिष्ठिर कहा जाता था इसको लड़ाई झगड़ा ज़्यादा भाता नहीं था। तो यहाँ तक तो हमने जो देखा ये है कल का पाठ, पृथ्वीसेन प्रथम तक, है ना। ये अभी हम रिकॉल कर रहे थे। तो देखते हैं कल वाले पार्ट में। ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ रुद्रसेन 1, Samudragupta was engaged in south expedition. During this Samudragupta defeated साउथ कौशल रूलर महेंद्र एंड बस्तर रूलर व्याघ्रराज। किसको हरा देता है? साउथ कौशल के रूलर महेंद्र को और बस्तर के रूलर व्याघ्रराज को हरा देता है। कौन? समुद्रगुप्त। अब देखते हैं पृथ्वीसेन के बारे में। पृथ्वीसेन कौन हुआ? रुद्रसेन प्रथम का बेटा पृथ्वीसेन प्रथम, अगला सक्सेसर हुआ। ये काफ़ी पीस लविंग था और इसको युधिष्ठिर बोला जाता था इसके काल का। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीसेन के लिए मैंने ये फ़ोटो लगाया है। जैसे मेरा ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काफ़ी पेड़ काटे जा रहे हैं ना, इसीलिए मैं कनेक्ट कर पा रही थी, तो तुम लोगों के लिए भी लगा दिया। वैसे ये फ़ोटो ग्लोबल वार्मिंग का है, पर ये पृथ्वी अपने आप को देख रही है ना, लग रहा है उसको जैसे मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ट्रीज़ कट रही हैं, तो जस्ट लाइक दैट। अब आते हैं, अब इन्होंने ना एक काम अच्छा करा कि नाम ज़्यादा याद करने का दिक्कत नहीं है, बट ये अच्छा के साथ साथ बुरा भी हो गया, क्योंकि भैया नाम याद नहीं करना पड़ेगा, नाम एक ही है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा कि रुद्रसेन प्रथम था या रुद्रसेन द्वितीय था।
अब आता है रुद्रसेन द्वितीय या द्वितीय, रुद्रसेन सेकंड। ये क्या रहता है, ये पृथ्वी सेन का पुत्र रहता है। तो पृथ्वी सेन ने ये रूल अपने दादा के नाम पे करता है। पृथ्वी सेन का बेटा रुद्रसेन द्वितीय सेकंड, रुद्रसेन सेकंड, सक्सेसर ऑफ पृथ्वी सेन प्रथम फर्स्ट। अब देखते हैं इसका जो है ना मैट्रिमोनियल रिलेशन रहता है गुप्ता के साथ। अभी समुद्रगुप्त साउथ एक्सपीडिशन में निकला था ना, तो पहले इन लोग क्या करते थे, कुछ नहीं मिला तो शादी ब्याह कर लो, है ना। हमने मेडिवल हिस्ट्री में भी देखा है, अकबर से बचने के लिए राजा जो वहाँ के कौन से जगह की थी यार, ये जोधा, तो जोधा का शादी करा देते हैं अकबर से। ये क्या रहता है, ये मैट्रिमोनियल अग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में हो जाता है ताकि वो अगला हमला ना करे, बस वैसा ही इन लोगों का। लेकिन सोचो ना क्या क्या है वहाँ पे, शादी करने के लिए तुमको अगला राज्य हराना पड़ रहा है। उस समय भी लड़कियों की ऐसी ही किल्लत हो रही होगी राजा लोग को, तभी 100 रानियाँ लेके घूम रहे थे साले, इतने बड़े सेक्स एडिक्ट रहते थे। तो ये रुद्रसेन सेकंड का जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन रहता है गुप्ता। तो हम देख रहे थे रुद्रसेन सेकंड को, ये पृथ्वी सेन का हमने देखा कि पृथ्वी सेन प्रथम का उत्तराधिकारी रहता है, और इसने जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे गुप्तास के साथ, ठीक है। समुद्रगुप्त उस समय मैंने बताया ना, समुद्रगुप्त अपने साउथ एक्सपीडिशन में निकले थे, तो इसीलिए उनसे बचने के लिए इन लोगों ने शादी वादी कर ली। तो ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड नेम्ड प्रभावती। तो इसने क्या करा कि जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, प्रभावती नाम था उनका, उससे ब्याह कर लिया, शादी कर ली, ठीक है। और चंद्रगुप्त, एक बात यहाँ पे ये है कि चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्हीं को विक्रमादित्य भी बोला जाता है, वही विक्रमादित्य ही थे, ठीक है। यानी कि किससे शादी किया था रुद्रसेन सेकंड, विक्रमादित्य की बेटी से। हालांकि ये ज़्यादा दिन जिया नहीं, मर गया था, तो इसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा। पर देखते हैं डेथ, इसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन सेकंड हीज वाइफ प्रभावती रूल्ड बीइंग अ गार्डियन ऑफ देयर सन्स। अब देखो ये मर गया रुद्रसेन सेकंड, तो मर गया, तो अब जो इसके बच्चे थे और बीवी थी, कहीं इस राज्य को किसी और मतलब कोई और हड़प ना ले। पहले तो ये सब बहुत चलता था ना, तो इस वजह से ही इसने क्या नाम है प्रभावती ने रूल करा। और किस हक से रूल किया, तो वो उन दोनों उसके बच्चों की माँ के हक से, मतलब कि रुद्रसेन के बच्चों की माँ के हक से उसने रूल किया, क्योंकि वही तो गार्डियन थी। तो गार्डियन थी तो उसने रूल करा और अपने बच्चों के लिए वो राज्य संभाल कर रखा, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो फिर राजपाट वो संभाल सकें रुद्रसेन के सक्सेसर बन के, ठीक है। तो इसके 2 बेटे रहते हैं, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। क्या क्या नाम रहता है, दामोदर सेन एंड दिवाकर सेन। ही हैज़ 2 सन्स, दामोदर सेन एंड दिवाकर सेन। दामोदर सेन ही बाद में प्रवर सेन सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। प्रवर सेन कौन था प्रवर सेन? प्रवर सेन प्रथम जो था वो विंध्य शक्ति का बेटा रहता है, यानी कि, और इसी के पास में सम्राट का टाइटल रहता है प्रवर सेन के पास में, प्रवर सेन प्रथम के पास में। तो इसने दामोदर ने प्रवर सेन सेकंड बन के रूल किया गद्दी पर। ये किस नाम से बैठा, प्रवर सेन द्वितीय। हालांकि उसका असली नाम क्या रहता है, दामोदर सेन। रुद्रसेन के 2 बेटे रहते हैं, दामोदर सेन एंड दिवाकर सेन, जिसमें से दामोदर सेन रूल करता है प्रवर सेन सेकंड के नाम से। अब
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रवर सेन सेकंड। रुद्रसेन 2 के बाद में प्रवर सेन 2 आता है। तो ही वॉज अ इंटेलिजेंट रूलर और स्कॉलर रूलर भी कह सकते हो आप इसको। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे प्रवर सेन द्वितीय। ही वॉज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। ये लिटरेचर में इनकी काफ़ी रुचि रही, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, पढ़ने में अच्छे थे। तो जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं वो स्कोर अच्छा करते हैं हमेशा। उस टाइम पे तो स्कोरिंग का ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं था, बट अभी तो है यार, काफ़ी ज़्यादा है इशू स्कोर करने का, और सब इसी रेस में लगे हुए हैं। पर ये इंटेलिजेंट थे, इनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी था और इन्होंने काफ़ी कुछ लिटरेचर का पढ़ रखा था। ये और सोचने वाली बात है, काम की बात है, और इस पॉइंट को याद रखने वाली जो चीज़ है ना। कहाँ गया मेरा पेन? ये देखो, ये जो सेतु बंध है ना, सेतु बंध, इन्होंने एक लिटरेचर का कंपोजिशन किया था। उसका कंपोजिशन का नाम रहता है सेतु बंध, और ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सेतु बंध मतलब इसकी रचना क्या थी? सेतु बंध, ठीक है। और एक बात जो है गौर करने वाली कि द फेमस लॉरेट कालिदास रिसाइडेड फॉर सम टाइम एट द कोर्ट ऑफ प्रवर सेन सेकेंड। कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड के नवरत्न में से एक थे। कालिदास, समझ गए ना किसकी बात हो रही है? मैंने पहले पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिन्होंने खुद जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, है ना। और शास्त्रार्थ होता है, मतलब एक राजकुमारी से उनकी शादी होती है, तो क्यों होती है, कैसे में होती है, वो सारी एक अच्छी स्टोरी है। सुनोगे कभी टाइम रहा तो वो स्टोरी भी बताऊंगी कालिदास के बारे में। फ़िलहाल कालिदास विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के हाँ वो नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे कालिदास। और कुछ समय के लिए वो प्रवर सेन सेकंड के यहाँ भी रुके थे। अब विक्रमादित्य तो बेसिकली क्या हुए? प्रवर सेन सेकंड के नाना हुए ना, नाना ही तो हुए ना। विक्रमादित्य की बेटी यानी प्रभावती का शादी किससे हुआ था? रुद्रसेन सेकंड से। और दामोदर की माँ थी, दामोदर सेन, प्रवर सेन सेकंड की माँ थी, क्या नाम था उसका? प्रभावती। तो प्रभावती के फादर विक्रमादित्य थे, तो यानी कि नाना हुए। तो उनके नाना के कोर्ट में ये थे कालिदास, नवरत्नों में से एक नवरत्न थे वो, ठीक है। और कुछ समय के लिए वो प्रवर सेन सेकंड के पास भी रुके थे। अब आगे देखते हैं नरेंद्र सेन। अब यहाँ से ना छत्तीसगढ़ के साथ में लिंक इधर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आगे देखते जाते हैं। नरेंद्र सेन जो हैं प्रवर सेन सेकंड के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी रहते हैं। ये अपने ही नाम से राज करते हैं, नरेंद्र सेन नाम से ही राज करते हैं। इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी ही हैज़ कॉन्फ्लिक्ट विथ नल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। नल डायनेस्टी कहाँ की रहती है? ये नल डायनेस्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नल वंश के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ की एक रीजनल डायनेस्टी है, ठीक है। तो नल रूलर भवदत्त वर्मन, क्या नाम रहता है? नल रूलर भवदत्त वर्मन डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल नंदीवर्धन। जब नरेंद्र सेन का जब रूलिंग पीरियड रहता है उस समय छत्तीसगढ़ के रूलर उस समय छत्तीसगढ़ में नल वंश का शासन था, और नल वंश के शासक जो थे भवदत्त वर्मन नाम था, उन्होंने इनकी कैपिटल नंदीवर्धन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये, ठीक है। अब साउथ की मूवीज़ में होता है ना, बाप का बदला बेटा लेता है। दिमाग घूम जाते कभी कभी, कुछ भी स्टोरीज आ जाती हैं। अब नरेंद्र सेन को याद करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, ठीक है। चलो, इसीलिए मैंने इनसे कनेक्ट कर दिया। बट अनलाइक नरेंद्र सेन,
नरेंद्र मोदी को किसी ने नहीं हराया है अभी तक, तो ऐसा कोई नहीं है जिसने नरेंद्र मोदी को जो हरा सके। और ऐसे टुच्चे टुच्चे जो विपक्ष में बैठ के बकवासबाजी कर रहे हैं ना, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आएगा तो दोबारा मोदी ही, सॉरी आएंगे तो मोदी ही। खैर, इन सारी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में पता नहीं मैं क्यों बार बार घुस जाती हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी सेन सेकंड। पृथ्वी सेन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पृथ्वी सेन सेकंड। अब मैंने बताया ना, साउथ की मूवीज़ में होता है ना बदला वाला सीन, मेरे बाप के टाइम पे इसने ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, तो मैं ले लूँगा इसका बदला। बस, he was the successor of Narendra Sen. He had conflict with Nal dynasty. He defeated the son of Bhavdatta Varman named Arthapati Bhattarak in a war and killed him. तो भैया इसका तो नाम ही भट्टारक है, इसका तो भट्टा बैठ गया। चलो आगे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहता है पृथ्वी सेन द्वितीय, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी सेन सेकंड जो है वो नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी रहता है, उसका बेटा रहता है। इसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है नल डायनेस्टी से, जो कि बाप के टाइम से ही चले आ रहा होता है। और क्यों होता है ये आपको पता है, क्योंकि भवदत्त वर्मन ने इनका राजधानी को ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब बाप का बदला बेटा लेता है। तो ये क्या करता है, भवदत्त वर्मन के बेटे जिसका नाम है अर्थपति भट्टारक का भट्टा बिठा देता है। बेसिकली उसको लड़ाई में मार देता है। लड़ाई होती है, वो वॉर भी जीत जाता है। कौन वॉर जीतता है? पृथ्वी सेन सेकंड, और उसको निपटा भी देता है। बदला पूरा होता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, बस वही होता है इसके साथ। अब हम देखते हैं गुप्तास एरा, गुप्ता पीरियड। ठीक है, मौर्य के बाद ये आते हैं, मतलब ऐसे तो कई और भी आए हैं शासक, बट इन्होंने ही एक स्टेबिलिटी लाई। जैसे वो बांध के रखे थे ना पूरे नॉर्थ को, कौन? मौर्य के टाइम पे था ना, एकजुटता था, यूनाइटेड थे, क्योंकि केंद्रीकृत शासन था। तो बस उसके बाद मौर्य के बाद यही गुप्ता आते हैं। गुप्त पीरियड, गुप्त एरा में ही वापस से वो चीज़ देखा जाता है, वो यूनाइटेड ये वापस से कर पाते हैं। ठीक है, मौर्य के बाद भी बहुत से शासक आए, पर स्टेबिलिटी तो गुप्ता पीरियड में ही आई। देखते हैं, आफ्टर मौर्य ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉज री-एस्टैब्लिश्ड इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त, पहले है ना हम टर्म्स मतलब पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्या है। आफ्टर मौर्यन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉज री-एस्टैब्लिश्ड इन गुप्ता पीरियड। Gupta ruler Samudragupta was the first ancient Indian ruler who unfurled the flag of victory to the south. During Gupta period, the Chhattisgarh was divided into two parts: Northern Chhattisgarh, which included Raipur, Bilaspur places, and it was called as Kaushal, Dakshin Kaushal in Gupta period, and the southern Chhattisgarh was called as Mahakantar. North Chhattisgarh ruler was Mahendra, whereas south part ruler was Vyagraraj, a ruler of Nal dynasty. ठीक है, इतना हमने गुप्ता के बारे में देखा। अब धीरे धीरे एक एक लाइन बाय लाइन हम समझते जाते हैं कि क्या है। मौर्यों के पतन के बाद वहाँ पे पॉलिटिकल अस्थिरता हो गई थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। वो लोग मतलब एकजुट नहीं थे, कई टुकड़ों में बट गया था। ये चीज़ हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। उसके बाद में क्या आता है, जब ये गुप्ता वापस आते हैं
तो फिर ये वापस से यूनाइट कर देते हैं। ये जो समुद्रगुप्त रहते हैं, गुप्ता रूलर रहते हैं ना, समुद्रगुप्त, ये पहले इंडियन रूलर रहते हैं उस एंशियंट पीरियड के, जिन्होंने साउथ तक अपना विक्ट्री साबित करा था। मतलब अपना विक्ट्री झंडा जो होता है ना, अपनी जीत का जश्न वहाँ तक मनाए थे ये। वहाँ पे तक भी अपना विजय पताका लहरा के आए थे, साउथ तक, हमने देखा ना। फिर समुद्रगुप्त के बाद में ही विक्रमादित्य की बेटी से शादी हो जाता है। तो समुद्रगुप्त ही हैं जो साउथ तक पहुँच के वहाँ तक जीत हासिल करे थे। तो गुप्ता पीरियड के दौरान छत्तीसगढ़ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और नाम इसमें नहीं बदल रहे हैं, नाम सेम रहेगा जैसा हमने पढ़ा था पहले भी। दक्षिण कौशल और महाकांतार। महाकांतार बस्तर वाला डिवीज़न हो गया। बस्तर वाला इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है, मैंने बताया था। कांतार का मतलब होता है जंगल, और महाकांतार यानी कि बहुत ही बेहद ही घने घने जंगल, ठीक है, इसीलिए महाकांतार बोला गया था। फिर देखते हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ में महेंद्र का शासन था। हमने देखा ना, महेंद्र को हराता है ये, समुद्रगुप्त हरा देते हैं। जब साउथ एक्सपेडिशन में निकले होते हैं उसी समय महेंद्र को हरा के जाते हैं, महेंद्र और व्याघ्रराज को। तो जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ था वो, उसके रूलर थे महेंद्र, और जो साउथ छत्तीसगढ़ था यानी बस्तर वाला एरिया, उसके राजा थे व्याघ्रराज। और इन दोनों को ही, महेंद्र और व्याघ्रराज, इन दोनों को ही समुद्रगुप्त ने हराया था। और ये दोनों छत्तीसगढ़ की रीजनल डायनेस्टी में से थे। इस बात को ध्यान में रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई जगह पे आ रहा है, तो इसको याद रखना। नल डायनेस्टी को नल से जोड़ लो तो याद रहेगा। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या रही, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन। हरिसेन was a poet in the court of Samudragupta. He composed Prayag Prasasti. Harisen had mentioned about the victories of Samudragupta in Prayag Prasasti. As per Prayag Prasasti, Samudragupta during his south expedition defeated king of Chhattisgarh, that is the ruler of South Kaushal Mahendra was defeated, and the ruler of Mahakantar Vyaghraj was defeated, ठीक है। और ये सारे जो व्याघ्रराज रूलर है वो कहाँ का रहते हैं, नल डायनेस्टी का। पानी की सरीखा बह जाता है ये समुद्रगुप्त के सामने। समुद्रगुप्त यार बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकती है। समुद्र होता है ना, सी, ओशन कह लो, और नल डायनेस्टी में भी तो पानी ही एक तरह से आता है ना। जब समुद्रगुप्त अपने प्रचंड रूप में आए तो नल डायनेस्टी ये बह गई, व्याघ्रराज बह गए उस पानी में। स्टोरी बना लेना, मेरे दिमाग में अभी तुरंत ये स्टोरी क्लिक करी, मैंने सोचा बता दूँ। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिटेल में। प्रयाग प्रशस्ति ये एक कंपोजिशन, एक बुक है। प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ। क्या होता है, तारीफ। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति जो था उसमें तारीफ किया गया था किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के लिए ही तो ये कंपोजिशन लिखी गई थी ना, ये बनाया गया था। और हरिसेन कौन थे, हरिसेन मतलब दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। हरिसेन वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। कोर्ट पोएट कह लो, कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो क्योंकि वो समुद्रगुप्त के यहाँ कवि थे तो पोएट थे, तो वो जो भी लिखेंगे उनके फेवर में ही लिखेंगे, है ना। सारे डायनेस्टी के पास में उनका खुद का ये होता था जो उसके राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता था, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में। तो उन्होंने, किसने, हरिसेन ने ये कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति। और हरिसेन ने इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा था, तो समुद्रगुप्त की जितनी भी विक्ट्रीज़ रही, जो भी उसके स्टोरीज़ रही, उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन किया गया था। तो
हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रयाग प्रशस्ति में ही हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हमको कैसे पता कि समुद्रगुप्त ने अपना विजय पताका साउथ तक लहराया था, तो प्रयाग प्रशस्ति में ही ये सब लिखा हुआ है। तो उसी के द्वारा हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति का नाम याद रखना, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा रहेगा। और प्रयाग प्रशस्ति में इस बात का भी मेंशन किया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के रूलर थे, महेंद्र और व्यागराज, कौन कौन, महेंद्र और व्यागराज, इन दोनों को समुद्रगुप्त ने हराया था जब वो अपने साउथ को जीतने के अभियान में लगे हुए थे उस वक्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पॉलिसी फॉर साउथ एक्सपीडिशन। हर किसी का प्लानिंग होता है यार, मतलब हर किसी का एक अपना तरीका होता है कि मैं, अब आप लोग भी सोच रहे होगे कि मैं इस एग्ज़ाम को इस तरीके से हैंडल करूँगा, ये मेरा स्ट्रैटेजी होगा, मैं ऐसे पढ़ूँगा, मैं वैसे पढ़ूँगी, मैं ऐसे पॉइंटर्स बनाऊँगी, ऐसे नोट्स बनाऊँगी, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ूँगी, उस यूट्यूब के वीडियोस से पढ़ूँगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबके दिमाग में आता है, सब कोई अपना स्ट्रैटेजीज़ बना के चलते हैं। तो समुद्रगुप्त तो बहुत बड़े रूलर थे, ठीक है। तो उन्होंने, और हर किसी चीज़ के लिए पॉलिसीज़ अलग होती है ना यार, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज देख लो, हर सब्जेक्ट में तुम अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। किसी में लगेगा कि फैक्ट्स पहले पढ़ने हैं, फैक्ट्स देखोगे। कोई सब्जेक्ट लगेगा कि ये कम टाइम लेगा तो इसके साथ ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। हर किसी का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, हर सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हर वॉर की अलग स्ट्रैटेजीज़ होती थी। तो जब वो साउथ अभियान में थे, साउथ को जीतने के, तो उन्होंने उस जीत के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, ग्रहण, जिसको हम कहेंगे ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या है। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ग्रहण मोक्ष अनुग्रह फॉर साउथ एक्सपीडिशन। He won 12 states during South Expedition. During South Expedition, Samudragupta returned the conquered states to the kings and made them tax-paying state. उसके बाद पहले हम ये फैक्ट्स को देख लेते हैं, ये पॉलिसी को देख लेते हैं। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है, ये जो पॉलिसी अपनाए उसको बोला गया ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। अब ग्रहण का मतलब क्या होता है, टू डिफीट द स्टेट्स, और मोक्ष टू फ्री द किंग, अनुग्रह यानी मर्सी, यानी कि कृपा करना, दया करना। तो उन्होंने क्या अपनाया था कि वो तलवार की नोक पे दुनिया जीत लेंगे। इसका मीनिंग ऐसा था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह का, कि ग्रहण का मतलब था कि वो पहले तो वो राजे को हराया करते थे, उसके बाद उस राजा को फ्री कर देते थे, मतलब उसको जान से नहीं मारते थे। पहले क्या होता था, लड़ाई के बाद राजा लोग को जनरली मार दिया जाता था और उस राज्य को अपना राज बना लिया जाता था। तो वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, फिर वो उन पे दया दिखाते थे कि मैं तुम पे दया कर रहा हूँ, ऐसा वो शो करते थे, दया करते थे। और वो उस स्टेट को टैक्स पेयर्स बना देते थे। जैसे अभी हम देते हैं ना टैक्स भर भर के, बस हम टैक्स पे करते जाते हैं और बस कुछ नहीं, हमको कुछ मिलता नहीं है। ये भी एक वास्ट टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल भी। सारी टॉपिक्स मेरे को तो आजकल कंट्रोवर्शियल ही लगने लगी है। खैर, तो वो ऐसा करते थे कि वो पहले उस स्टेट पे हमला करते थे, फिर उसको जीतते थे। जीतने के बाद वो राजा को छोड़ देते थे, कि फ्री कर देते थे, और उसके बाद में उसको बोलते थे, मैं दया में उस स्टेट को उसको वापस कर देते थे और बोलते थे कि अब तुम जो है वो मुझे टैक्स पे करोगे, राजा तुम ही रहोगे, पर एक अच्छा खासा टैक्स जो है तुम वापस मेरे को दोगे। तो इससे क्या होता था
इसके दो फ़ायदे, एक तो उनको टैक्स रेवेन्यू सिस्टम उनका अच्छा होते जा रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। दूसरी चीज़ कि उन वो मतलब वो राजा तो उसके उनके अंडर ही रहता था ना, वो जो डायनेस्टी हुई साउथ की, वो तो उनके अंडर आ गई। अब वो उसके समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया, तो वो भी तो गुप्त में ही आ गया ना, साउथ वाला एरिया भी गुप्त में ही आ गया, गुप्त का ही राज शासन रहा वहाँ पे। भले राजा आपका वही था जो पहले से था, मगर अब राजा किसके अंडर आ गया, गुप्त के अंडर आ गया, तो ये फ़ायदा था। ठीक है, ये उसकी स्ट्रैटेजी, ये समुद्रगुप्त की स्ट्रैटेजी थी साउथ को जीतने के लिए। साउथ एक्सपीडिशन में उन्होंने यही स्ट्रैटेजी बना के रखी थी। अब सेकंड हम देखते हैं फ्रॉम राजिम टू फिंगेश्वर। फिंगेश्वर एक जगह है ना, और राजिम तो है ही। ड्यूरिंग साउथ एक्सपीडिशन द आर्मी ऑफ समुद्रगुप्त halted stayed for some time from राजिम टू फिंगेश्वर। ये जगह के बारे में हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब वो साउथ एक्सपीडिशन में थे समुद्रगुप्त, तो उनकी जो आर्मी थी वो कुछ टाइम के लिए बस यहाँ पे रुकी थी, स्टे किया था उन लोगों ने। कहाँ से कहाँ तक, राजिम से फिंगेश्वर तक, इसीलिए देखना है। नेक्स्ट अपने को देखना है कोबरा गांव। एग्जैक्टली कोबरा मत समझ लेना, कोबरा नहीं है, कोपरा है, कोपरा, प है, प पतंग वाला प, ठीक है। ब बैल वाला ब नहीं है, कोबरा नहीं है, कोपरा है, जो कि महासमुंद में है। कोपरा गांव, महासमुंद। यहाँ पे रूपा देवी द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त स्टेड फॉर सम टाइम एट कोपरा महासमुंद। इसलिए हमको ये जगह भी देखना है। राजिम जो है वो छत्तीसगढ़ में है, फिंगेश्वर भी होगा छत्तीसगढ़ में ही, और कोपरा गांव भी छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ही है, इसलिए हम देख रहे हैं। अब मैट्रिमोनियल रिलेशन ऑफ गुप्ता एंड वाकाटक, यहीं पर से मैट्रिमोनियल रिलेशन बनने लगता है। अब चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती का शादी होता है वाकाटक रूलर रुद्रसेन सेकंड से। ये हम पहले भी देख चुके हैं, किसमें, रुद्रसेन सेकंड के मैट्रिमोनियल रिलेशन के टाइम पे। तो बस वही है, मैट्रिमोनियल रिलेशन होता है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती और रुद्रसेन, जो कि उनका दामाद हो जाता है, रुद्रसेन सेकंड ना। अब देखते हैं कॉइन्स ऑफ गुप्ता एरा। जो ये कॉइन्स मिले हैं गुप्ता एरा के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी जगह से मिले हैं। और ये सारी जगह इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी मैच द कॉलम करके दे सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि देंगे ही देंगे, बट दे सकते हैं। तो कॉइन्स कहाँ कहाँ से मिली है? कॉइन्स मिली है बानाबड दुर्ग, और बानाबड दुर्ग में एक ये सारे जो मैंने नाम लिख के रखे हैं, कौजगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, इनके कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड कॉइन्स ऑफ दिस एरा, इनके एरा के। और ये राजाओं के नाम याद रखने हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कौजगुप्त और रामगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति हैं, पर फिर भी आप दोनों नाम याद करके रखो, क्योंकि सर ने बोला है तो करने का। हाँ, बस इसको नाम को याद रखना है, क्योंकि यार इसका मेन रीज़न ये है कि हिस्टोरियंस के बीच का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही हमारा सिलेबस और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसीलिए हमको दोनों नाम याद रखना है, कौजगुप्त और रामगुप्त। हालांकि ये रामगुप्त एकदम फालतू आदमी है, बहुत ही बेकार आदमी है, ये किसी काम का है नहीं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है इसके बारे में। इन लोगों के सोने के सिक्के मिले हैं। अब कहाँ कहाँ से मिले हैं वो जगह और देख लेते हैं। पिटाईवल, रायपुर, महेंद्रादित्य, जिसको कुमारगुप्त भी बोला गया है ना, ये कुमारगुप्त और महेंद्रादित्य एक ही व्यक्ति हैं, इनके गोल्ड कॉइन्स मिले हैं रायपुर के पिटाईवल और आरंग से, और रायगढ़ के खरसिया से विक्रमादित्य के सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, यानी कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड।
उनके सोने के सिक्के मिले हैं जिस पे धनुर्धारी यानी कि आर्करी बना हुआ था। धनुष वगैरह का एम्बलम जो है सोने के सिक्के में मिला है। और जो आरंग से मिले हैं सिक्के, है ना, किसके, कुमारगुप्त के, उसमें रत्न जड़ित मयूर के सिक्के मिले। मतलब जो रत्न होते हैं ना वो लगाए गए हैं और वो मोर पे लगाए गए हैं। रत्न जड़ित मयूर, मयूर यानी मोर, मोर पे लगाए गए हैं वो सिक्के, तो वो मिले हैं। आज का पाठ हमारा बस इतना ही है, पर हम ये देखते हैं कि हमको ये याद कैसे करना है। फिर जो हम रामगुप्त है ना, रामगुप्त वाली स्टोरी एक बार डिस्कस कर लेंगे जाने से पहले, ठीक है। पर रामगुप्त की स्टोरी डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको ये याद कैसे करना है। तो ये जो कौचगुप्त है, जिसको हिस्टोरियन रामगुप्त भी मान के चल रहे हैं, उसका नाम को आप स्कॉच ब्राइट से याद कर सकते हो। स्कॉच से और भी चीज़ें हैं, पर अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये स्कॉच ब्राइट से याद करना है। फिर अगला देखते हैं पिटाईवल्द, जो कि रायपुर की जगह है। इसको, ये मीम काफ़ी पॉपुलर मीम है, आप सब ने देखा होगा। ये जो बाप बेटे को मार रहा है, ये वाला मीम आई एम श्योर हम सब ने देखा है एक ना एक बार। तो इसको पिटाईवल्द को पिटाई से कनेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो मैट्रिमोनियल रिलेशन था ना, ये देखो, ये रुद्रसेन और ये उसकी वाइफ प्रभावती, मतलब रुद्रसेन सेकेंड। मैं बार बार रुद्रसेन बोलती तो कंफ्यूज मत हो जाना रुद्रसेन 1 से। ये रुद्रसेन 2 है और उसकी वाइफ प्रभावती। इन्हीं के जो बेटे हुए दामोदर हुए ना, दामोदर और दिवाकर, जिसमें से दामोदर प्रवरसेन सेकंड के नाम से रूल करते हैं, ठीक है। ये देख लिया हमने कि याद कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट सारी चीज़ें रिकॉल करने से पहले हम रामगुप्त की कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। रामगुप्त का नाम गुप्त वंशावली में नहीं है ही नहीं। इन लोगों ने गुप्त वंशावली में रामगुप्त का नाम ही मेंशन नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, अब उसका रीज़न देखते हैं। ये वैसे तो ये काफ़ी फालतू आदमी था, बेकार था। अब तुम लोग खुद ही डिसाइड करना ये था कि नहीं था। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये एक डरपोक रूलर था, ठीक है। बहुत ही फट्टू था ये, इसकी फट जाती थी वॉर्स के नाम से। इसकी वाइफ थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। उस टाइम शक भी एक, मतलब वो रूलर थे, एक वंश थे, शकों ने आक्रमण किया किस पे, इस डायनेस्टी पे। तब क्योंकि समुद्रगुप्त, मतलब उस देखो तो गुप्त एरा में देखोगे तो कैसे महान शासक थे समुद्रगुप्त जैसे महान शासक, जिन्होंने अपना विजय पताका साउथ तक लहरा दिया। उसमें ये एक रामगुप्त फट्टू आदमी ये क्या करता है, शकों का आक्रमण होता है तो शक बोलते हैं, शकों का आक्रमण का खतरा रहता है, तो शकों ने ऐसा कहा कि वो आक्रमण नहीं करेंगे, पर बदले में वाइफ देना पड़ेगा। किसकी वाइफ, रामगुप्त को अपनी वाइफ जो ध्रुव देवी थी उसको देना पड़ेगा। और बस बात इतनी ही नहीं है, ऐसे कोई पति को बोल के देखिए, मार देगा, पति फोड़ देगा वहीं पे। और ये कैसा पति था, और इसने दे भी दिया था। पर ये बात जो चंद्रगुप्त 2 सेकंड थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। चंद्रगुप्त 2 यानी कि विक्रमादित्य, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इसने क्या करा, जो विक्रमादित्य थे, इसने क्या करा, शक के राजा जो थे वहाँ जाके शक के जो किंग थे उसको मार दिया, जो हेड था शकों का उसको मार दिया। और अपने भाई रामगुप्त को भी मार दिया। रामगुप्त जो था वो विक्रमादित्य का भाई था, तो वो रामगुप्त को भी मार दिया। और जो उसकी बीवी थी उससे शादी कर लिए। तो ये थी स्टोरी। वो अपनी भाभी को पहले बचाते हैं वो शकों से,
और उसके बाद उस भाभी से शादी कर लेते हैं और अपने भाई रामगुप्त को भी मार देते हैं। तो हुआ ना ये फालतू आदमी। बताओ, कोई अपनी बीवी ऐसे दे देता है किसी को भी, किसी भी बात से? कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है, उसका ऐसा कहना था। कुछ लोग, हालांकि इतिहासकार ये कहते हैं कि वो अपनी डायनेस्टी, अपने रूल को बचाने के लिए, अपने शासन को बचाने के लिए उसने ऐसा करा। तो शासन को बचाने के लिए भाई तू युद्ध कर लेता, लड़ाई कर लेता, जीत जाता। पर नहीं, उसने क्या डिसाइड करा कि हाँ ठीक है, लड़ाई से बचने के लिए मेरी बीवी मांगा है ना, दे 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 दे, क्या है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, नई बीवी ले आऊँगा। इंसान की कद्र ही नहीं है। तो इसीलिए विक्रमादित्य ने इसको मार दिया, अपने भाई को। रामगुप्त विक्रमादित्य के भाई थे, उन्होंने इसको मार दिया, निपटा दिया। और फिर उन्होंने अपनी पहले तो अपनी बीवी उसकी बीवी को आज़ाद किया और फिर उससे शादी कर ली। तो अब आप लोग डिसाइड करो कि ये रामगुप्त कैसा व्यक्ति था। पर फिर भी नाम तो याद करना ही पड़ेगा इस रामगुप्त का भी। और शादी कर लिया और फिर हम इसका नाम अपने वंशावली से हटा दिया, इसलिए ये गुप्त की वंशावली में इसका नाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने रखा ही नहीं था। अब ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और ये स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ बताया है कि ऐसी कहानी थी, ऐसा माना जाता है। और ये सारे भी तथ्य जो हैं वो हिस्टोरियंस ने ही बोले हुए हैं, मेरे खुद के कोई शब्द नहीं है ना। अब एक बार हम फ्लैशबैक देख लेते हैं। आज हम वाकाटक वापस से देख रहे थे, तो वाकाटक हमने पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक से देख लिया कि वाकाटक क्या था। तो वाकाटक सातवाहन के पतन के बाद में साउथ में उदय हुआ एक नया राजवंश था, जिसकी राजधानी थी नंदीवर्धन थी। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के मेजर रूलर्स। पहला नाम हमने देखा विंध्य शक्ति, फिर आते हैं प्रवरसेन वन, फिर आते हैं रुद्रसेन वन, फिर आते हैं पृथ्वीसेन वन, फिर आते हैं रुद्रसेन टू, और उसके बाद प्रवरसेन टू के बाद में आते हैं नरेंद्र सेन, फिर आते हैं पृथ्वीसेन टू। ठीक है, ये सारे रूलर इसी क्रम में याद करना, क्योंकि इसी क्रम में ही आएगा, तो क्रमशः याद रखना। और इनके सारे जो फैक्ट्स थे, जो मैंने अभी वीडियो में पहले बताया है, वो सारे फैक्ट्स में से भी कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा भाई, तो तुम देख लेना। ठीक है, विंध्य शक्ति को वाकाटक का संस्थापक बोला गया है। फाउंडर ऑफ वाकाटक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। सम्राट का टाइटल किसने होल्ड किया था? प्रवरसेन वन ने होल्ड किया था। और रुद्रसेन वन जो थे, उन रुद्रसेन वन के समय में ही समुद्रगुप्त साउथ एक्सपीडिशन पे निकले थे और किन किन रूलर को हराया था? महेंद्र को और व्याघ्रराज को। और ये दोनों रूलर्स का संबंध किससे था? छत्तीसगढ़ से था। ये दोनों छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल के थे, महेंद्र और व्याघ्रराज। उसके बाद पृथ्वीसेन जो है वो रुद्रसेन के बेटे रहते हैं और अपने युग के उनको युधिष्ठिर बोला जाता है। रुद्रसेन सेकंड जो रहते हैं उनका शादी होता है विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती के साथ, और इनके 2 बच्चे होते हैं, दामोदर और दिवाकर। और दामोदर ही बाद में प्रवरसेन सेकंड के नाम से रूल करते हैं। उसके बाद नरेंद्र सेन का शासन आता है, जिसमें कि ये भवदत्त वर्मन जो कि छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने ये छत्तीसगढ़ के नल रूलर थे, उन्होंने इनका कैपिटल नंदीवर्धन को ख़त्म कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर आते हैं पृथ्वीसेन सेकंड, जो कि अपने पापा नरेंद्र सेन का बदला लेते हैं और भवदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भट्टारक का भट्टा बैठाते हुए उनको मार देते हैं। पहले तो वॉर में हराते हैं, फिर मार देते हैं। फिर हमने देखा गुप्त के बारे में, तो गुप्त के बारे में हमने फैक्ट्स देखे कि वो मौर्य के बाद दोबारा से एकजुट किए थे। फिर गुप्त के बहुत इम्पोर्टेंट रूलर जो थे समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, वो उनके बारे में हमने देखा, डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में हमने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी प्रयाग प्रशस्ति, उसके बारे में देखा, जिसको किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है।
ये बुक्स और उसके राइटर्स के नाम भी दे सकता है ना, ये बात को ध्यान में रखना। फिर हमने पॉलिसीज़ देखी कि साउथ एक्सपीडिशन के दौरान समुद्रगुप्त की पॉलिसी क्या रही थी, कैसे उन्होंने ये जीता। फिर हम देखते हैं राजिम से फिंगेश्वर, फिर हम देखते हैं राजिम से फिंगेश्वर तक जो जगह है वो छत्तीसगढ़ का, उसमें इम्पोर्टेंट नाम समुद्रगुप्त के टाइम पे क्यों था। फिर कोपरा गांव देखते हैं, और कोपरा गांव से आते आते हमारा टॉपिक जो है वो पहुंच जाता है मैट्रिमोनियल रिलेशन, जो कि वाकाटक और गुप्ता के बीच में रहा। वाकाटक डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बीच में जो मैट्रिमोनियल रिलेशन था, हम उस पे आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉइन्स ऑफ गुप्ता एरा। गुप्ता एरा में जो उस टाइम के कॉइन्स थे, जो यहाँ से मिले, छत्तीसगढ़ से पाए गए हैं या बरामद किए गए हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। और ये जो कॉइन्स ऑफ गुप्ता एरा है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। कौन कौन सी जगह थी, बानाबढ़ जो कि दुर्ग का एरिया है, फिर आता है पिटाईवल्द रायपुर का एरिया है, आरंग रायपुर में है, और खरसिया रायगढ़ में। यहाँ से इन सारी जगहों से सिक्के मिले। और कौन कौन से सिक्के मिले, तो आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्के मिले थे, खरसिया से मिले थे धनुर्धारी वाले सिक्के। और किस रूलर के थे, तो आरंग वाला था कुमारगुप्त का, और विक्रमादित्य का खरसिया से जो सिक्के मिले थे वो विक्रमादित्य के थे। यहाँ तक के बात समझ आई, क्लियर हुई? आई होप समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी थोड़ा फास्ट हो गया क्या लास्ट का टॉपिक। पर यार कल की टॉपिक थोड़ी कवर नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा आज जल्दी में बताना पड़ा, क्योंकि पोर्शन ज़्यादा था और कवर करने का टाइम उतना ही। तो आई होप समझ में आई होगी चीज़ें, और नहीं आई होगी तो स्लो डाउन करके सुन लेना और पुरानी वीडियोस देख लेना, चीज़ें और भी अच्छी क्लियर हो जाएंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम्हारी। और बस इतना ही था। थैंक यू एवरीवन इतना टाइम देने के लिए। अच्छा लगे तो आगे की वीडियोस और देखना, और नहीं लगे तो बस इग्नोर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।